हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआईआर सूत्र चैनल। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, पिछले एक हफ्ते के करंट अफेयर्स को। दैट इज 27 जनवरी टू 31 जनवरी के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला अगर हम बात करें पद्मा अवार्ड्स 2025 की, यानी पद्मा अवार्ड 2025 का अनाउंसमेंट हो चुकी है। और अगर हम बात करें कि किस चीज के लिए मिलता है, तो आप ये नोटिस करें कि इंडिया कंफर्म पद्मा अवार्ड्स एंड गैलेंट्री अवार्ड टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग सिविलियन अचीवमेंट एंड एक्ट ऑफ एक्सेप्शनल ब्रेवरी। यानी जो सिविल में आपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया होता आउटस्टैंडिंग, या फिर आपने कोई ब्रेवरी दिखाई होती है, उसके लिए गैलेंट्री अवार्ड मिलता है। एंड पद्मा अवार्ड सिविलियन अचीवमेंट्स के लिए मिलता है। सो बेसिकली इन अवार्ड्स को 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन अनाउंस किया गया। एंड द नेशन रिस्पेक्ट के लिए क्या दिखाता है ये, कि उन लोगों के अंदर किस तरीके से अपनी सर्विस के थ्रू उन्होंने नेशन का रिस्पेक्ट बढ़ाया है। ठीक है। सो फर्स्ट अब बात करी जाती है पद्मा अवार्ड की। पद्मा अवार्ड कब से आना शुरू हुआ? इंस्टीट्यूट इन 1954। और पद्मा अवार्ड जो है आपका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है इंडिया का, जिसमें आपके 3 अवार्ड आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। ठीक है। अगर इसमें हम बात करें कि 2026 में यानी इस साल 131 पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं, 5 पद्म विभूषण अवार्ड अनाउंस किए गए हैं एंड 13 पद्म भूषण अवार्ड अनाउंस किए गए हैं। एंड टोटल आपका 113 पद्मश्री अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। दैट मीन्स 5 पद्मा अवार्ड, 13 पद्म विभूषण एंड 113 पद्मश्री। ये सारे मिलाकर 131 पद्मा अवार्ड्स आपके अनाउंस किए गए हैं इस साल। अगर हम बात करें कि इसमें सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है इन तीनों में से, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, इसमें सबसे बड़ा अवार्ड होता है पद्म विभूषण। और इनमें उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे पद्म भूषण, और उसके सबसे इन तीनों की कैटेगरी में जो सबसे छोटा अवार्ड होता है वो पद्मश्री अवार्ड होता है। बट ये भी एक ह्यूज अचीवमेंट होती है, किसी भी को भी ये ऑनर मिलना बड़ी बात होती है। अब ये अवार्ड किस बेसिस पर मिलता है, यानी जो भी अपने अपने फील्ड में, लाइक आर्ट्स के अंदर, साइंस के अंदर, पब्लिक अफेयर्स के अंदर, बिजनेस के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, सोशल वर्क के लिए, इंक्लूडिंग नेशनल आइकन और ग्रास रूट कंट्रीब्यूटर, अपने गांव एरिया जो अपने लोकल लेवल पे भी अगर उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया हो जिससे कि इंडिया का नाम ऊंचा हुआ हो, जिससे कि एक इंडिया के अंदर उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन आया इंडिया के प्रोग्रेस में, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, और उसी के बेसिस पर पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं। एंड नाउ अब बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड की। गैलेंट्री अवार्ड ऑनर एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड सैक्रिफाइस फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। और ये आपके आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के द्वारा जो करेज दिखाया जाता है, जो त्याग करते हैं आपके जो आर्मी ऑफिसर्स हैं या नेवी के अंदर या व्हाटएवर आपके इंडियन एयरफोर्स के अंदर, उनको गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। मेजर पीस टाइम अवार्ड और अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। इनमें भी आपके 3 हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। एंड रिपब्लिक डे 2026 70 गैलेंट्री अवार्ड अप्रूव किए गए, जिसमें आपका 1 अशोक चक्र है, 3 कीर्ति चक्र है एंड 13 शौर्य चक्र है। ठीक है, मैनी कन्फर्म पोस्टमसली। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैक्सिमम इसमें जो मैनी कन्फर्म पोस्टमसली मतलब मरणोपरांत भी मिले हैं ये अवार्ड। ठीक है, कोई जैसे जिन्होंने अपना जीवन त्याग कर दिया देश के लिए, उनको भी ये अवार्ड मिले हुए हैं। ठीक, तो ये आपका अगर आपसे कोई पूछे कि क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स वर अनाउंस्ड इन 2026, तो वो कितने हैं? 131। एंड गैलेंट्री अवार्ड की अगर बात करिए तो 70 गैलेंट्री अवार्ड्स अप्रूव किए गए हैं अभी तक इस साल का। ठीक है। नाउ अब आपका नेक्स्ट करंट अफेयर्स को देखते हैं। दैट इज व्हाट इज ऑटोनोमस टेरिटरी, 10 कंट्री विद द मोस्ट ओवरसीज रीजन। अब बात करिए कि ऑटोनोमस टेरिटरी है क्या, इसको समझते हैं कि एन ऑटोनोमस टेरिटरी यानी एक स्वायत्त रीजन, जो मतलब स्वतंत्र हो, है ना, वैसा रीजन। ये रीजन डेट इज ऑन लोकल गवर्नमेंट एंड सम फ्रीडम टू मेक डिसीजन बट स्टिल बिलोंग टू लार्जर कंट्री। यानी ये एक कंट्री का, मान लो कि ये ना एक कंट्री का हिस्सा है। ठीक है, एक बड़ी सी कंट्री का कोई हिस्सा है जो वहीं पर है। ठीक, और वहां पे अपनी गवर्नमेंट काम कर रही हो, वो अपना डिसीजन खुद ले पा रही हो। ठीक है, लेकिन वो उस कंट्री के बिलोंग में रहती है, तो उसको ऑटोनोमस टेरिटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोनोमस टेरिटरी कहते हैं। लेकिन ओवरसीज टेरिटरी किसे कहते हैं?
वो कि अगर मान लो कि ना डिस्टेंस थोड़ी दूरी पर, जैसे आप बात करी जाती है आपका डेनमार्क का और ग्रीनलैंड का केस ले लो। ग्रीनलैंड डेनमार्क से क्या है 3000 किलोमीटर दूरी पर है, डिस्टेंस पर है। उसके बाद भी वो डेनमार्क का पार्ट कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, ओवरसीज टेरिटरी कहा जाता है। ये पार्ट ऑफ कंट्री बट जियोग्राफिकली लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द मेन लैंड। मेन लैंड से क्या होता है, फार अवे फ्रॉम रहता है, एंड दैट्स वाई इसको ओवरसीज टेरिटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरसीज टेरिटरी कहते हैं। अब इस तरह के जो टेरिटरी एग्जिस्ट क्यों करते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है कॉलोनियल हिस्ट्री, कि वहां पर किसी कंट्री ने क्या किया हो, अपना कॉलोनियल रूल रहा हो उनका, ठीक है। और वो वहां पे कॉलोनियल रूल का मतलब वहां पे वो ट्रेड करने के लिए, वो सारी चीजों के लिए वो यूज करते थे। नाउ बट अब उनका यूज, इन एरियाज का यूज किसके लिए हो रहा है, स्ट्रेटेजिक के लिए, मिलिट्री के लिए, ठीक है, इकोनॉमी के लिए एंड पॉलिटिकल रीजन्स के लिए। जैसे अभी ग्रीनलैंड को लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा है, वो यहीं से क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ऑटोनोमस टेरिटरी एंड ओवरसीज टेरिटरी क्या होता है। तो देखो ग्रीनलैंड का अगर हम कहें कि वहां पे अपनी सरकार है, लेकिन वो पार्ट किसका है, वो लार्जर कंट्री का हिस्सा है। और वैसे ओवरसीज टेरिटरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दूरी है, उसकी डिस्टेंस ज्यादा है, दैट्स वाई। अब मान लो कि 3000 किलोमीटर की डिस्टेंस है अगर मेन लैंड से, डेनमार्क से ग्रीनलैंड का, तो दैट्स वाई इसको ओवरसीज टेरिटरी भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ अब बात करिए कि किस कंट्री के पास ऐसे ओवरसीज और ऑटोनोमस रीजन है। तो यूनाइटेड किंगडम के पास कितने हैं, 14 टेरिटरीज है ऐसे। विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर ऐसे 14 टेरिटरीज हैं जो यूनाइटेड किंगडम के हाथों में है, दैट मीन्स आपका ब्रिटेन के हाथों में, यानी अंग्रेजों के हाथों में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 14 टेरिटरी आउटसाइड द मेनलैंड, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास भी कितने हैं, 14 टेरिटरीज है। और फ्रांस के पास कितने हैं, 13 टेरिटरीज है ना। जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर लक्षद्वीप की बात करी जाए, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करिए, तो ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे स्टेट हो जाता, अगर इनको स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता, तो ये भी एक तरीके से ऑटोनोमस स्टेट का कहा जा सकता है, ऑटोनोमस टेरिटरी कहा जा सकता है, ठीक है, या ओवरसीज टेरिटरी कहा जा सकता है, क्योंकि डिस्टेंस है थोड़ा सा, इंडिया से डिस्टेंस उसका है, तो ये कहा जा सकता है, ठीक है। तो अब बात अब वही आती है कि ऑटोनोमस टेरिटरी कैसे कहते हैं, it is a region that govern itself to some extent while remaining part of larger country। वो वहां पे कुछ स्वायत्ता रहेगी, उनके पास फ्रीडम रहेगा कि वो वहां पे रन कर सकते हैं अपने उस एरिया के अंदर, बट वो किसी ना किसी बड़े कंट्री के पार्ट रहेंगे। तो ग्रीनलैंड का केस थोड़ा आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के ऊपर। स्कॉटलैंड सेट टू रिप्लेस बांग्लादेश इन आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 आफ्टर सिक्योरिटी कंसर्न ओवर प्लेइंग मैच इन इंडिया। यानी बांग्लादेश ने सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से इंडिया के अंदर T20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया, जिसकी वजह से किसको मौका मिल चुका है, स्कॉटलैंड को ये मौका मिल चुका है। और ये वर्ल्ड कप कब से शुरू हो रहा है, February 7 2026 से शुरू हो रहा है। और होस्ट कौन कर रहा है, और होस्ट इनको इंडिया और श्रीलंका दोनों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है। नाउ अब आते हैं कि मोंजीबिकियन राइट एक्टिविस्ट ग्रेसा मशेल टू कन्फर्म विद इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको मिलने वाला है इस साल, आपके मोजम्बिकियन राइट एक्टिविस्ट ग्रेसा मशेल को, ठीक है। उनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज के लिए चुना गया फॉर 2025। अब ये ना इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है, ये हर साल दिया जाता है बाय द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है। और ये किस लिए मिलता है, फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क फॉर पीस, डिसआर्मामेंट, डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर, यानी सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, विकास के लिए। और डिसआर्मामेंट मतलब जैसे कोई ऐसा एक्टिविस्ट रहा हो या कोई लीडर रहा हो जिसने क्या किया हो, हथियार लोगों से या किसी एक एरिया में बंदूक छुड़वाई हो, ठीक है ना, तो वहां पे शांति व्यवस्था बनाई रखी हो, बनाया हो, तो उनके लिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिलता है। तो इस साल आपको मिल रहा है ग्रेसा मशील को। अब ग्रेसा मशील को चूज क्यों किया गया, चुना क्यों किया गया, बिकॉज ऑफ हर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन। किस लिए, इनका जो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन रहा है फॉर एजुकेशन एंड इम्प्रूविंग स्कूल एक्सेस, एजुकेशन और स्कूल एक्सेस को बढ़ाने के लिए, जो गरीब बच्चे हैं या फिर जो वुमेन्स हैं उनके लिए इन्होंने काम किया है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स को इनकरेज किया है, एम्पावरिंग वुमेन एंड कम्युनिटीज, महिलाओं को एम्पावर किया है इकोनॉमिकली, ह्यूमैनिटेरियन वर्क इन डिफिकल्ट, और बहुत सारे ऐसे कठिन जगहों पर इन्होंने मानवीय कार्य किए हैं जिससे वहां की जो लोगों को बेसिक सुविधाएं हैं वो मिल पाए।
ठीक है। सो दैट्स वाई इनको आपका ग्राचा मचेल को चुना गया है, जो मोजाम्बिकियन राइट एक्टिविस्ट है। ओके। सो नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स है, पंजाब गवर्नमेंट रोल आउट मुख्यमंत्री सेहत योजना। अब जो पंजाब की गवर्नमेंट है उन्होंने मुख्यमंत्री सेहत योजना स्टार्ट करी है। दैट मीन्स ये एक न्यू हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। क्या है? न्यू हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसके अंदर फ्री कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट होगा 10 लाख तक का। कितने लाख तक का? 10 लाख तक का। अब ये आपका होमवर्क है कि मोदी जी ने भी एक निकाला हुआ है, ठीक है, 5 लाख तक का। अब ये बताना है कि कौन सा है, कमेंट में आपको ये बताना है, ठीक है, कौन सी वो स्कीम है जिसमें 5 लाख तक का गवर्नमेंट फ्री कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट देने की बात करती है। आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट में। हु लॉन्च द स्कीम। अब बात आती है कि किसने ये स्कीम लॉन्च की है। ये लॉन्च किया पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने। किसने की है? भगवंत मान ने। और ये किस पार्टी के हैं? आम आदमी पार्टी के हैं। और आम आदमी पार्टी के जो नेशनल कन्वीनर है अरविंद केजरीवाल, वो भी उस समय मौजूद थे। अब बात आती है कि किसको ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऑल 65 लाख फैमिली जो पंजाब के एलिजिबल है उनको ये मिलने वाला है। लगभग 3 करोड़ पीपल्स, 3 करोड़ लोग अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट को कवर, पूरे स्टेट के अंदर जो 3 करोड़ लोग हैं उनको ये फायदा होने वाला है। एनी पंजाब रेजिडेंट, और इसके लिए क्या चाहिए आपके पास? पंजाब का आधार कार्ड होना चाहिए और वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, तो आप ये फायदा उठा सकते हो। ठीक है। सो नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स है, पेप्सिको इंडिया अपॉइंट्स सविता बालचंद्रन एस सीएफओ। सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, इनको चुना गया है सविता बालचंद्रन को। अब बात आती है कि किसकी जगह पर आई है। ये कौशिक मित्रा की जगह पर आई। कौशिक मित्रा रिटायर होने वाली है 15 अप्रैल 2026 को, और लगभग इन्होंने, कौशिक मित्रा ने 24 साल तक पेप्सिको के यहाँ सीएफओ की पोस्ट पर काम किया है। ठीक है। अब बेसिकली इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बनाना, गवर्नेंस करना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना एंड सपोर्टिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान। अब जो पेप्सिको कंपनी है उसके लिए ये क्या करेंगी? फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बनाएंगी, गवर्नेंस का काम करेंगी, उनको चलाने का कोशिश करेंगी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करेंगी, कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है कंपनी की, है ना, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान पे काम किया जाएगा इनके द्वारा। ठीक है। तो बेसिकली सीएफओ आपके होते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं, ठीक है, फॉर इंडिया एंड साउथ एशिया के लिए। किसके लिए चुनी गई है? इंडिया एंड साउथ एशिया के लिए इनको चुना गया है सविता बालचंद्रन को। किसकी जगह पर? कौशिक मित्रा की जगह पर। ओके। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका जीवन रक्षक पदक अवार्ड। प्रेसिडेंट अप्रूव जीवन रक्षक पदक अवार्ड सीरीज ऑफ अवार्ड्स 2025। राष्ट्रपति जी, जो हमारी अभी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने जीवन रक्षक पदक सीरीज जो अवार्ड है वो एक तरीके से अप्रूव कर दिया है। एंड 30% को मिलने वाला है जिन्होंने ह्यूमैनिटी को या लाइफ्स को बचाया है, लोगों की जीवन को बचाया है। एंड द लिस्ट इंक्लूड सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। इसमें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 6 मिलने वाले हैं, 6 लोगों को। उत्तम जीवन रक्षा पदक ये भी 6 मिलने वाले हैं। एंड जीवन रक्षक पदक अवार्डीज ये कितने लोग हैं? 18 लोग हैं। ठीक है। 6 अवार्ड रिसीव द ऑनर पोस्ट मोस्टली, दैट मीन्स मरणोपरांत 6 लोगों को ये अवार्ड मिल रहा है। ठीक है। अब कैटेगरी की बात करिए तो सर्वोत्तम जीवन रक्षक अवार्ड 6 अवार्ड है फॉर द मोस्ट कन्फिशियस करेज एंड सेल्फ सेक्रीफाइस इन सेविंग लाइफ। मतलब सबसे बड़ा अवार्ड है इन तीनों में। अगर हम बात करें सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, उत्तम जीवन रक्षक पदक एंड जीवन रक्षक पदक, इनमें सबसे बड़ा कोई अवार्ड है तो वो कौन सा है? सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक। उससे छोटा उत्तम जीवन रक्षक पदक एंड जीवन रक्षक पदक। ठीक है। बट वही बात है कि किसी भी तरह का अवार्ड मिलना वो भी प्रेसिडेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से बड़ी बात होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन तो किया ही होगा। ठीक है। अब वो जो 6 लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिल रहा है मरणोपरांत, वो कौन है? श्री मनोहर सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा मध्य प्रदेश के, श्री PS गौरी शंकर राजा तमिलनाडु के, नायक आशुतोष विश्वास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, श्री दीपक कुमार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, एंड नायब सूबेदार मंजीत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। इनको मरणोपरांत मिल रहा है ये अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिल रहा है आपको? जीवन रक्षक पदक। ठीक है। अब बात करी आती है नेक्स्ट करंट अफेयर आपका, फॉर्मर BCCI चीफ IS बिंद्रा पासेस अवे। इनका
देहांत हो चुका है, ठीक है। इंद्रजीत सिंह आईएएस बिंद्रा, जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। और 84 यानी 84 ईयर्स पे इनकी क्या होगी, बीमारी की वजह से इनकी डेथ हो चुकी है। और इन्होंने बीसीसीआई को प्रेसिडेंट किया 1993 से 1996 तक। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट रहे हैं वहां के। 1978 से 2014 तक पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के क्या थे, ये प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अब यहाँ पे इनके काम के लिए, रिकॉग्नाइजेशन के लिए, जो पंजाब क्रिकेट एकेडमी स्टेडियम है उस मोहाली के अंदर, उसको आईएएस बिंद्रा स्टेडियम किया गया 2015 के अंदर, ठीक है। तो ये चीज था। नेक्स्ट करंट अफेयर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के अंदर तो आ ही सकता है, कि नेट सीवर ब्रंट मेक हिस्ट्री इन वुमेन प्रीमियर लीग। नेट सीवर ब्रंट ने पहली वुमेन है जिन्होंने डब्ल्यूपीएल के अंदर, डायनेस्टी 20 डब्ल्यूपीएल के अंदर इन्होंने क्या लगाया है, सेंचुरी लगाई है मुंबई इंडियंस के लिए, फॉर अगेंस्ट आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए, ठीक है। इन्होंने 57 बॉल में 100 रन बनाए थे। तो बेसिकली ये रहा है। अब डब्ल्यूपीएल है क्या, वुमेन प्रीमियर लीग है क्या, तो ये आपका इंडियन प्रीमियर लीग के ही बेसिस पर, जो मैन इंडियन प्रीमियर लीग है उसके बेसिस पर ये बनाया गया था। और पहली बार स्टार्ट हुआ 2023 में, और 5 टीमें इसमें खेलती हैं, मतलब रोल रहता है डब्ल्यूपीएल के अंदर, 5 टीमें रहती हैं, इंक्लूड रहती हैं जो ये इवेंट खेल रहे हो। तो अभी भी ये चल रहा है। तो आपको याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है, कि कौन सी ऐसी वुमेन महिला है जिन्होंने डब्ल्यूपीएल के अंदर पहली सेंचुरी मारी, तो नेट सीवर ब्रंट, ठीक है, नेट सीवर ब्रंट। तो ये रहा। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। अरिजीत सिंह अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम प्लेबैक सिंगिंग। अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले ली है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि उन्होंने कंप्लीटली रिटायरमेंट ले लिया है। उनका कहने का मतलब है कि अब वो किसी फिल्म में अपना गाना नहीं देने वाले, ठीक है। उन्होंने मतलब कहते हैं कि फिल्मों में वो गाना नहीं गाएंगे, हाँ इंडिपेंडेंटली गाएंगे, इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाएंगे, वो अलग चीजें हैं। और कुछ बाकी काम बच्चे पेंडिंग काम है वो करेंगे, बट अब रिटायर ले चुके, ठीक है। और ये इनका फेम मिला था, फेम गुरुकुल एक रियलिटी शो था, इसके अंदर आए थे, वहां से इनको इनकी म्यूजिक जर्नी शुरू हुई थी। और बॉलीवुड में इनको 2011 में इनका डिबेट हुआ, तो पहला इनका गाना था तुम ही हो, फ्रॉम फ्रॉम आशिकी 2 से, ठीक है। और इनको बहुत सारे मल्टीपल नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। इवन 2025 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पद्मश्री के अवार्ड में इनका भी नाम है, ठीक है। तो ये चीज है, आपको ये याद रखने वाली चीजें हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकते हैं वन डे एग्जाम के अंदर। नाउ नेक्स्ट करंट अफेयर है, गुजरात टू प्रोवाइड 1250 करोड़ एड टू ओवर 12 लाख गर्ल्स अंडर नमो लक्ष्मी स्कीम। अब गुजरात ने नमो लक्ष्मी स्कीम अनाउंस किया है, इसमें 1250 करोड़ पे वो खर्च करने वाले, ठीक है। 12 लाख गर्ल्स स्टूडेंट को इसका फायदा मिलने वाला है। अब ये इसलिए किया गया है, इसका एम यही है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल पाए, जो पैसों की कमी की वजह से हाई स्कूलों में नहीं पढ़ पाते, अपर क्लासेस में नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए ये बेनिफिट जो सरकार ने एक स्कीम लेकर आई हुई है, दैट इज नमो लक्ष्मी स्कीम, ठीक है। जिससे कि गर्ल्स को सपोर्ट किया जाएगा कि वो आगे की पढ़ाई, अपर जो एजुकेशन है वो ले पाए, ठीक है। और इसके लिए कोई बैरियर खड़ा ना हो, टू प्रमोट फीमेल लिटरेसी हेल्थ न्यूट्रिशन इंपावरमेंट इन द स्टेट। तो बेसिकली यही चीज है। अब इसमें देखा जाए कि टोटल एड पर स्टूडेंट कितना दिया जा सकता है, अप टू 50,000 ओवर 4 ईयर्स, 4 सालों के लिए 50,000 पे। पर 9 to 10 के लिए अगर देखें 20,000 इंक्लूडिंग है, 500 पर मंथ फॉर 10 मंथ ईच ईयर, हर साल 500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे 10 महीने तक। 10,000 बोनस अब पासिंग द क्लास 10 बोर्ड एग्जाम, और 10 बोर्ड एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको 10,000 रुपये बोनस मिलेगा। फॉर क्लास 11-12 के लिए देखा जाए तो 30,000 इंक्लूडेड है, जिसमें 750 रुपये 10 मंथ के लिए मिलेंगे हर महीने, एंड 50,000 बोनस है अगर आप 12 क्या है पास कर लेते हो। तो ओवरऑल आपको 4 सालों के लिए 50,000 रुपये पर स्टूडेंट में मिलने वाला है, ठीक है। तो ये एक स्कीम है कि महिलाएं क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बेसिस पर। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका, विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल एंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन टू इंडिया। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट दोनों लोग इंडिया आए, और उन्होंने एक तरीके से चीफ गेस्ट रहे हैं इंडिया के 77th रिपब्लिक डे के लिए।
यानी जो हमारा 77th रिपब्लिक डे हुआ, वहां पे चीफ गेस्ट थे आपके ये दोनों लोग, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल की अगर बात करिए तो कौन, एंटोनियो कोस्टा है, और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन्डर लेयन। ये है आपका उर्सुला वॉन्डर लेयन और ये आपके एंटोनियो कोस्टा है, ठीक है। अब इस जी इंडिया के अंदर आए तो इसका सबसे एक जो बात हुई कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 कंट्रीज है, 27 कंट्रीज है। अब 27 कंट्रीज ने अपना कमीशन बना रखा है, ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप ने क्या किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है इंडिया के साथ। आप समझ जाओ कि मतलब बहुत ही बड़ी बात है। इसको मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा गया, मदर ऑफ ऑल डील्स। यानी इंडिया जैसी एक बड़ी कंट्री और 27 कंट्री को इंक्लूडेड कर लो, तो आप देखो दोनों देशों में जो, दोनों के बीच में जो मार्केट एक्सचेंज होगा, जो आपको आपकी जो मार्केट मिलेगी वो कितना वास्ट हो जाता है। एंड अब ये जो सारी चीजें हैं ये एक तरीके से 2 बिलियन पीपल को कवर करने वाली है एंड लार्ज शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी। जीडीपी जो ग्लोबल जीडीपी है उसका मैक्सिमम परसेंटेज ये लेकर कवर करते हैं। तो एक तरीके से बहुत बड़ी डील है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एजेंडा बोथ साइड ने अडॉप्ट किया है टूवर्ड्स 2030 अ ज्वाइंट इंडिया यूरोपियन यूनियन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा, ठीक है। ये एक तरीके से क्या है, उन्होंने एजेंडा सेट किया है फॉर ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क टू गाइड द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स। यानी डिफरेंट फील्ड के अंदर अपनी किस तरीके से पार्टनरशिप करनी है, किस तरीके से एक दूसरे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है, टेक्नोलॉजी बिल्डअप करने में हेल्प करनी है, एआई में हेल्प करनी है, साइबर सिक्योरिटी में हेल्प करनी है। तो इन सब चीजों में किस तरीके से रिस्पॉन्स, उसके लिए ये एक एजेंडा लिया गया है, ठीक है। सो अब आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के। यूएस म्यूजियम टू रिटर्न 3 इंडियन स्कल्पचर फ्रॉम तमिलनाडु। इंडिया के 3 स्कल्पचर्स जो तमिलनाडु के हैं उनको यूएस म्यूजियम क्या कर रहा है, वापस कर रहा है, ठीक है। अगर आप ये देखोगे 3 स्कल्पचर्स कौन से हैं, तो शिव नटराजा, ठीक है, ये चोला पीरियड का समय का है। सोमस कांडा चोला पीरियड का ही समय का है, ये 12th सेंचुरी के टाइम का। एंड सेंट सुंदरर विद पारावाई ये विजयनगर पीरियड के टाइम का है, यानी 16वीं शताब्दी के समय का है। अब देखा जाए कि ये आपको क्या शो करता है कि इंडिया की जो हेरिटेज है, जो इंडिया की जो स्कल्पचर्स है वो कितना ही प्रेस्टिजियस रहा है, कितना ही इंपॉर्टेंट रहा है। Even under an agreement with the government of India, Shiv Nataraja's sculpture will remain in the United States on a long-term loan and be displayed in the exhibition The Art of Knowing in South Asia, Southeast Asia and the Himalayas। जो एग्जीबिशन होता है आर्ट ऑफ नोइंग इन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड द हिमालयस, वहां पर इन जो शिव नटराजा है, यानी ये जो आप सिंबल देख रहे हो ना स्कल्पचर, इसको शो किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। ये एग्रीमेंट है इंडिया के साथ, बट अब ये वापस आ रहा है, ठीक है। अब ये बात करी जाती है कि किस म्यूजियम ने ये वापस कर रहा है। ये है आपका स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट, ना, स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट, ये वापस कर रहा है इंडिया को। एंड नाउ अब नेक्स्ट करंट अफेयर आधार ऐप के ऊपर। अब एक नया आधार ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जो कि आपकी जो डाटा सिक्योरिटी है उसको सेव करेगा, आपकी प्राइवेसी को स्ट्रेंथ करेगा, मजबूत करेगा। क्योंकि अब ना आपको बार बार फोटो कॉपी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिजिकल आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्यूआर कोड के थ्रू आपको क्या कर दिया जाएगा, आप आराम से अपना आपको डाटा मिल जाएगा आधार कार्ड का, ठीक है। एक क्यूआर कोड बस करना है और वहां से आपको वो डाटा मिल जाएगा। उसमें कुछ चीजें ही दिखाई जाएंगी, नेम, एज, कंफर्मेशन, फोटोग्राफ्स, दैट इज सफिशिएंट। उसमें आपको नंबर नहीं दिखाया जाएगा, जिससे कि आपकी प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी की होती रहेगी, ठीक है ना। तो किसको फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ डाटा मिनिमाइजेशन, इंप्रूविंग पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन। भाई डाटा प्रोटेक्शन पर्सनल हर किसी का वो क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। विच एक्ट गोन डाटा प्राइवेसी अलाइंड विथ न्यू आधार ऐप। अब ये जो डाटा प्राइवेसी की बात करी यार, ये इस आधार ऐप के साथ जोड़ा गया है, वो किस एक्ट के थ्रू, तो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ये एक तरीके से डाटा को प्रिजर्व करने की कोशिश करी जा रही है, या आप ये कहो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका कि सोफिया मोलिनेक्स नेम्ड कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट अक्रॉस ऑल फॉर्मेट। अगर हम बात करें कि सोफिया मोलिनेक्स जो है ऑस्ट्रेलिया की अब कैप्टन होने वाली है वुमेन्स क्रिकेट की, और वो सभी की T20, वनडे एंड टेस्ट की आपकी ये कैप्टन बनने वाली है। किसको हटा रही है, मतलब किसकी जगह पर आ रही है, एलिसा हेली की जगह पर।
जो कि मार्च 2026 को रिटायरमेंट लेने वाली है। हैली 35 ईयर्स की है और इनका बहुत ही एक अच्छा प्रेस्टिजियस या आप ये कह लो कि बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम में, और मैक्सिमम आपका वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप टाइटल्स इन्होंने जीते हैं इनकी कप्तानी के अंदर, कैप्टनशिप के अंदर। डिबेट सीरीज होने वाली है, अगर आप देखो इंडिया में ही फैब 15 फैब 2026 से शुरू हो रहा है, ठीक है, और इंडिया के साथ ये पहला इवेंट होने वाला है, ठीक है। होम मल्टी फॉर्मेट होम सीरीज होने वाली है, मतलब टेस्ट भी होगा, वनडे भी होगा एंड T20 भी होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के अभी कैप्टन बनने वाली कौन रहे, सोफी मोलिनेक्स बन रही है। एंड नेक्स्ट करंट अफेयर आपका रिपब्लिक डे परेड 2026 अवार्ड अनाउंस। जो रिपब्लिक डे के दिन परेड होता है उसमें जो बेस्ट परेड जिसकी जाती है, जिसका टेबल सबसे अच्छा जाता है, उसको अवार्ड मिलता है। तो उस बेसिस पर अगर आप देखो तो किसको मिला है ये अवार्ड, ये आपको अवार्ड मिला है, मतलब बेसिकली किसको मिला है ये महाराष्ट्र को मिला है। किसको मिला है, महाराष्ट्र को मिला है, ठीक है। अनाउंस द रिपब्लिक डे परेड 2026 अवार्ड रिकॉग्नाइजिंग आउटस्टैंडिंग टेबल एक्स एंड मार्चिंग कंटिजेंट शोकड ऑन कर्तव्य पाथ न्यू दिल्ली। और ये अवार्ड देने का एम क्या होता है, टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, cultural diversity, discipline and creativity, which are core objective of the annual Republic Day celebration, ठीक है। अब जो इवोल्यूशन जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो किस बेसिस पर जूरी इवेल्युएट करती है, वो रेलिवेंस ऑफ द नेशनल थीम के बेसिस पर करती है, विजुअल प्रेजेंटेशन इनोवेशन के बेसिस पर करती है, कल्चरल एंड स्टोरी टेलिंग के बेसिस पर करती है, ओवरऑल उसका सबसे ज्यादा इनमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा रहा, प्रभावित किसने सबसे ज्यादा किया, किस टेबल ने, किसकी मार्च सबसे अच्छी रही, उसके बेसिस पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये किसको मिला है, महाराष्ट्र को मिला है। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका, इंडिया रेलवे डिप्लॉय ह्यूमनाइड रोबोट ASC अर्जुन एट विशाखापट्टनम स्टेशन। विशाखापट्टनम स्टेशन पर ASC अर्जुन एक ह्यूमनाइड रोबोट डिप्लॉय किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा, ठीक है। अब बात आती है कि ये डिप्लॉयमेंट का एम क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है ये। इसमें अगर हम देखें ना, डिप्लॉयमेंट एम्स टू इनहेंस पैसेंजर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, पैसेंजर की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को असिस्ट करने के लिए, एंड इंप्रूव सर्विस डिलीवरी एंड क्राउड मैनेजमेंट और सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करने के लिए, सपोर्ट स्टेशन ऑपरेशन ड्यूरिंग पीक आवर, जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है ना स्टेशन पे, ट्रेनें बहुत ज्यादा जाती हैं, तो उस वक्त स्टेशन ऑपरेशन में सपोर्ट करने का ये काम करेगा। एंड एक तरीके से ये जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं ये इसलिए है कि इंडियन रेलवे को क्या किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ा जाए एंड टेक्नोलॉजी लेड सर्विस इंप्रूवमेंट करा जाए, ठीक है। तो ये सेल्फ रिलायंस आपका टेक्नोलॉजी है जो इंडिया ने खुद इसको बनाया है, इंडियन लोगों ने बनाया है, इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड किया गया है, ठीक है, इन विशाखापट्टनम बाय डेडिकेटेड टीम ऑफ इंडियन रेलवे इंजीनियर्स के थ्रू। तो अगर आप देख लो, अभी आपसे क्वेश्चन यही आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द नेम ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट डिप्लॉयड बाय इंडियन रेलवे एट विशाखापट्टनम। तो उसका क्या नाम है, ASC अर्जुन, मतलब उस ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है, ASC अर्जुन, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर आपका, उत्तराखंड इंप्लीमेंट UCC अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026। उत्तराखंड ने UCC अपने राज्य के अंदर लगा दिया है, ठीक है, और ये इमीडिएट इफेक्ट आफ्टर द गवर्नर अप्रूवल अंडर आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर के अप्रूवल मिलते ही ये आपका क्या हो चुका है, लागू हो चुका है। और ये बेसिकली किस लिए लाया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पैनल रिफॉर्म्स के लिए ये लाया गया, जिससे कि मोर ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता बढ़े और ये प्रभावी रूप से इंश्योर कर पाए इक्वालिटी को, बराबरी के अधिकार को, चिल्ड्रंस के राइट को प्रोटेक्ट कर पाए एंड वुमेन्स को एम्पावरमेंट किया, जिसको महिलाओं को सशक्त किया जा सके। अगर हम बात करें कि बैकग्राउंड कंटेक्स्ट क्या है, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड जनवरी 2025, यानी 27 जनवरी 2025 को ये लागू किया जा चुका था, ठीक है। और पहला ऐसा स्टेट था इंडिया का जिसने UCC अपने यहाँ लागू किया। UCC रिप्लेस करेगा किसको, मल्टीपल जो पर्सनल लॉ है, हर एक रिलीजन का जो अपना अपना लॉ है उसको रिप्लेस करने वाला है ऑन द कॉमन सिविल लॉ फॉर अस, सभी के लिए होगा ये कॉमन सिविल लॉ आ जाएगा, जो सभी को कवर करेगा, चाहे मैरिज हो, डाइवर्स हो, इनहेरिटेंस हो, एडॉप्शन हो या लिव इन रिलेशन हो। यानी सिंपल सी बात है, इनके लिए अलग अलग जो कानून है, अलग अलग
रिलीजियस धर्म के अंदर उसको एक तरीके से रिमूव किया जाएगा और यूसीसी से एक ही कानून से सभी धर्मों को या सभी रिलीजन के लोगों को क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। ठीक है, और इसको यूसीसी डे घोषित किया गया है। ठीक है, अब बात यही आती है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल के अंदर उत्तराखंड गवर्नर या कोई भी स्टेट का गवर्नर यूसीसी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस को पास कर सकता है या अप्रूवल दे सकता है। तो आर्टिकल 213 के तहत, आर्टिकल 213 के तहत कोई भी स्टेट का गवर्नर अप्रूवल दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका इकोनॉमी सर्वे 2025-26 की हाईलाइट। अब यहाँ पे बात करिए कि अभी 29 जनवरी को आपका इकोनॉमी सर्वे आपका दिया गया, मतलब पेश किया गया श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो कि आपकी क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये दिया। अब ये इकोनॉमी सर्वे आपके पिछले साल का वो बताता है कि क्या रहा है सिचुएशन और आगे क्या रहने वाला है। तो वो चीजें बताई जाती है इसमें कि आपकी देश की अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है। ठीक है, हर एक फील्ड को, स्पेशली एग्रीकल्चर के अंदर क्या हमारा ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या हमारा ग्रोथ है, सर्विस सेक्टर के अंदर क्या हमारा ग्रोथ है, उन सब चीजों पे इसमें डिस्कस किया जाता है। जैसे अगर मेजर आउटलुक की बात करी जाए तो रियल जीडीपी जो ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 26 की है वो प्रोजेक्ट की गई है 7.4%, और जीबीए जो ग्रोथ आपका प्रेडिक्ट की गई 7.3। ठीक है, बट पोटेंशियल ग्रोथ अभी क्या दिखा रहा है आपका 7% का दिखा रहा है। फिर फाइनेंशियल ईयर 27 का ग्रोथ दिखा रहा है 6.8 to 7.2, मतलब ये आपका पोटेंशियल ग्रोथ है कि इतना कर सकते हैं, बट ये आपका बता रहा है कि रियल जीडीपी कितना हम करने वाले हैं एक्चुअल में। ठीक है, मतलब ये अच्छी चीज है। और इसमें अगर सबसे बड़ी है ना कि इंडिया जो है लार्जेस्ट रिसिप्ट ऑफ रेमिटेनेंस है। रेमिटेनेंस का मतलब होता है कि आप किसी भी देश में ना, जैसे आपके यहाँ से इंडिया से लोग बाहर जाके जॉब करते हैं और वहां से वो पैसे भेजते हैं भारत में, उसको रेमिटेनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेमिटेनेंस कहते हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा है। अगर आप देखो यूएसडी जो यूएस डॉलर के हिसाब से 135.4 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 25 में ये आपका आया है, हमने रिसीव किया है। मतलब इंडिया में वो पैसे भेजे गए हैं इंडियंस के द्वारा बाहरी देशों से। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करिए तो 701.4 बिलियन का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो चुका है। लगभग आपका 11 मंथ ऑफ इंपोर्ट एंड 94% ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, 11 महीने तक हम इंपोर्ट करते भी रह जाए सिर्फ सारी चीजें, तो हमारा चल जाएगा, मतलब 11 महीने तक। ऊपर से जो हमारा एक्सटर्नल डेब्ट है, जो हमने विदेशी देशों से या विदेशी इंस्टीट्यूशन से या ऑर्गेनाइजेशन से जो फंडिंग ली है, उसको वो 94% क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। सर्विस एक्सपोर्ट अगर हम देखें तो सबसे हाईएस्ट लेवल पर गया है, 387.6 बिलियन यूएस डॉलर के अंदर में ये गया है, एंड ग्रोइंग 13.6% के रेट से ग्रो कर रहा है। तो ये बड़ी बात है। नाउ अब बात करिए इंडिया क्लाइम, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। इंडिया क्लाइम टू 38 रैंक टू इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया का जो रैंक है ना ग्लोबल इंडेक्स में बढ़ता ही अच्छा होता चला जा रहा है, 38 रैंक पर आ चुके हैं। और इससे पहले 2019 में कहाँ थे, 66 रैंक पर थे। अब बात करती जाती है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन प्रेजेंट करता है, कौन पब्लिश करता है, तो वो करता है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशन की। इसका काम क्या है कि इनोवेशन कैपेसिटी, जो भी देश इनोवेशन कैपेसिटी को बिल्ड कर रहा है, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और किस पे, कहाँ पर, रिसर्च के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, स्टार्टअप्स के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के अंदर। लगा अगर आप बात करें कि 2025 इंडेक्स को कवर करता है 139 इकोनॉमीज को, यानी वर्ल्ड की 139 कंट्रीज की जो इकोनॉमी है उसको कवर करता है। उसमें हमारा जो रैंक है वो 38 रैंक है। और अगर आप देखो 66 रैंक था कब, 2019 के अंदर। तो मतलब हमने बहुत अच्छा इंप्रूव किया है। हमारी जो प्रोग्रेस है इनोवेशन के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, रिसर्च के अंदर, वो अच्छी हुई है। ठीक है, सो ये आपका रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर आपका यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026। दैट मीन्स ये एक रूल्स एंड रेगुलेशन आया था बिकॉज, क्योंकि अगर आप देखो कि एज सुप्रीम कोर्ट ने 2000 जो आपके बहुत सारे जो केसेस हुए थे कि SC ST के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था जो कॉलेजों के अंदर, उसको रोकने के लिए एक रोहित वेमुला का केस हुआ था, है ना, उसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप
एक गाइडलाइंस लेके आओ या एक कानून लेकर आओ। तो यूसी ने एक रूल्स लेकर आई जिसमें प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2020 की बात करी गई, जिसमें कहा गया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए ये बताया गया कि 118% राइज हुआ है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कॉलेज के अंदर। तो इसको रोकने के लिए बात करी गई थी। इसमें ये बताया गया था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे, ठीक है, जिसमें जिनकी भी प्रॉब्लम्स है, जिनको कास्ट बेस की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके लिए वो एक ग्रुप अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाएंगे उनकी ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए, उनके जो दुख है या उनकी जो दिक्कतें हैं उनको सुनने के लिए बनाया गया था। इक्विटी कमेटी बनाई गई थी जो कि ये क्या करेगी, इस पे काम करेगी, एक्शन की क्या ये बात सही है या नहीं है, जिसने कंप्लेन की वो सही है या नहीं है। तो ये आपका आया था यूसी। एंड इसी को लेकर अगर आप देखो कि बहुत ज्यादा विरोध होने की वजह से, बिकॉज क्योंकि इसमें आपका एक कंडीशन ये था कि जनरल के अगेंस्ट, ठीक है, दैट मीन्स कि ओबीसी एससी एसटी इनको और इसमें आपका हैंडीकैप्ड वुमेन्स और ईडब्ल्यूएस इनको सभी को जोड़ा गया था, ठीक है। और इन अगर इनके खिलाफ कुछ भी एक्शन होता है तो उसमें बचा कौन, आपका जनरल बचा। तो जनरल के अगेंस्ट इसीलिए विरोध चल रहा था, जनरल के जो लोग थे विरोध कर रहे थे। बट नाउ इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से स्टे लगा दिया है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका जो ये रूल्स है या रेगुलेशन है ये रिग्रेसिव है, ये आप पहले ही डिसाइड कर देता है कि क्या है कि ये चीज कि जनरल ही इसमें क्या है, एक तरीके से एक्यूज्ड होगा हमेशा, मतलब माना जाएगा कि वही गलती कर सकता है। तो ये इस बेसिस पर, या आप ये कह लो आर्टिकल 15 के बेसिस पर कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना ही रेस कास्ट और जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको ऑर्डर पे स्टे लगा दिया, ठीक है। सो बेसिकली ये रहा है स्टोरी यूसी को लेकर। नाउ अब आपके भाई कौन ये बेंच हेड कर रहा था, तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत एंड चीफ जस्टिस जो माल्या बागची इसको कर रहे थे, और इन्होंने अभी किया है लेकिन 19 मार्च तक का टाइम दिया है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ये बताओ कि आपने किस बेसिस पर ये नियम बनाए, ठीक है, इस किस बेसिस पर आपने ये नियम बनाए जिसपे आप ये बात करते हो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट आपने क्या किया, एक कास्ट को कंप्लीटली रिमूव कर दिया, ठीक है। तो उस बेसिस पर ये बनाया गया था ओवरऑल। देखो तो हटाकर 2012 में जो आपका यूसी रेगुलेशन था जिसके अंदर था कि सेम यही चीजें थी, बस एक केसेस क्या था कि लाइक आपका देखो इसमें क्या था, ओबीसी इस बार जोड़ा गया था एंड पिछली बार ओबीसी नहीं था, पिछली बार एससी एसटी था। लेकिन पिछली बार में एक चीज और थी कि अगर किसी ने फेक केस किया तो उस पर उनको पनिशमेंट मिलेगी, अगर किसी ने फेक केस किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। और इस बार क्या था कि ओबीसी ऐड किया गया था, वुमेन्स ऐड किए गए थे, ईडब्ल्यूएस ऐड किया गया था, हैंडीकैप्ड ऐड किए गए थे। लेकिन अब ये लोग फेक, अगर मान लो इनमें से किसी ने जानबूझकर भी फेक केस कर दिया तो उसके बाद भी उनपे कोई एक्शन नहीं होना था, है ना। तो ये एक तरीके से इस रूल्स एंड रेगुलेशन में बोला गया था कि भाई ये जनरल के खिलाफ अगर कोई फेक केस भी करता है, अगर फेक केस भी है तो उसके बाद भी उस जिसने फेक केस किया उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, है ना। सो ये चीजों को लेकर ही इतना विरोध हुआ और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस पे रोक लगाने की मतलब स्टे लगा दिया, ठीक है। और 2012 वाला ही लागू रहा। दैट मीन्स कि अब अगर मान लो कि 2012 का लागू होने का मतलब हो गया कि इसमें एक ओबीसी नहीं ऐड हो गए, दूसरी चीज कि जो अगर फेक केस कोई करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब ये 19 मार्च तक का टाइम दिया गया है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो बताएगा कि क्या करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये रहा है, इसके अंदर ये सारी चीजें लीगल प्रोविजंस रहे हैं, दैट्स द इशू। इसीलिए विरोध भी चल रही थी चीजें, और इसके अगेंस्ट में भी विरोध चल रहा था और प्रो में भी विरोध चल रहा है कि अब जैसे अब जैसे चीजें हैं कि इस पे ऑपोजिशन वाले विरोध कर रहे हैं, ठीक है, कि सही नहीं हुआ है। सो नेक्स्ट आपका अब आती है बात कि नेक्स्ट करंट अफेयर है, साउथ कोरिया लॉन्च नैनो सैटेलाइट फॉर कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट। साउथ कोरिया ने अपना एक नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। और अब ये बात करी जाती है कि लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो भाई साउथ कोरिया के द्वारा। लेकिन जैसे इंडिया के पास इसरो है, अमेरिका के पास नासा है, तो साउथ कोरिया के पास क्या है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कासा है, क्या है, कासा है। इस सैटेलाइट का नाम क्या है जो लॉन्च किया गया, नियोनसेट 1A, एन अर्थ ऑब्जर्वेशन नैनो सैटेलाइट है
जो मॉनिटर करेगा कोरियन पेनिनसुला और उसके आसपास के रीजन को, ठीक है, कि क्या चीजें हैं। इट वॉज लॉन्च अब्रॉड द इलेक्ट्रॉन रॉकेट ऑफ द यूएस स्पेस कंपनी रॉकेट लैब के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। द लॉन्च टुक प्लेस फ्रॉम माहिया लॉन्च कॉम्प्लेक्स इन न्यूजीलैंड। और कहाँ पे आपका लॉन्च हुआ? न्यूजीलैंड के अंदर माहिया लॉन्च कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। तो ये रहा है आपका, बेसिकली ये अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए है कि अपने आसपास के एरिया को ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। नाउ अब आपका नेक्स्ट करंट अफेयर है, गैडकी एंड पियर्स मेक हिस्ट्री एट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026। ऑस्ट्रेलिया ओपन को ये लगातार जीतने वाले पहले आपके क्या है, पेयर है 37 इयर्स के अंदर जिन्होंने डिफेंड किया ऑस्ट्रेलिया ओपन को डबल टाइटल के अंदर, मिक्स्ड डबल टाइटल के अंदर, ठीक है। और ये कब जीते? जनवरी 30, 2026 को। अब अभी तक का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। 37 इयर्स पहले था, वो किसके पास था? आपका मैग्रेट कोर्ट एंड केन फ्लेचर के पास था ये, जो कि कब जीते थे? 1963 एंड 64 में। इन्होंने डिफेंड कर लिया था ऑस्ट्रेलियन ओपन को लगातार, यानी एक साल जीते तो अगले साल भी वो जीते, वैसे इन्होंने भी किया है, बट ये कितने सालों बाद? 37 इयर्स के बाद। अब बात करिए कि 2026 ऑस्ट्रेलिया ओपन का एडिशन कौन सा है, तो 114th एडिशन है। कैटेगरी ग्रैंड स्लैम का है। प्राइज मनी देख लो कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्राइज मनी होती है। सो दैट इज, तो अब आपको याद रखना है कि कौन कौन जीता है। तो ओलिविया गैडकी एंड जॉन पियर्स, इन्होंने ये मिक्स डबल टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन का। अब बात करी जाती है नेक्स्ट करंट अफेयर्स, इंडिया रशिया इन द टॉप ऑन ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ Su-57 फाइटर जेट। अब इंडिया और रशिया दोनों साथ में मिलकर प्रोडक्शन करने वाले हैं Su-57 फाइटर जेट का, इस पे बात चल रही है। और ये स्टेटेड किसके द्वारा बोला गया है? वदीम बड़ेखा के द्वारा, जो सीईओ हैं यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन रशिया के, उन्होंने ये बात कही है कि हम ये चीज करने वाले हैं, ज्वाइंटली प्रोड्यूस करने वाले हैं रशियन Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट। अब ये किसका है? डेवलप किया गया रशिया के द्वारा, जो कि क्या परफॉर्म करता है? एयर सुपीरियरिटी एंड मल्टी रोल कॉम्बैट मिशन। भाई ये बहुत बड़ा हथियार है, ठीक है, मतलब आप ये कह लो एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है जो इस पे काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से इंडिया के साथ ये प्रोडक्शन करने की बात हो रही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका, वाई थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज की टू सिक्योर इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंस। अब इंडिया जो है कि अपना ना एनर्जी को एक तरीके से क्या करना चाहता है? इंप्रूव करना चाहता है। इंडिया कोल से बाहर जाना चाहता है, फोसिल फ्यूल से हटना चाहता है, बिकॉज क्योंकि इससे आपके कार्बन का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरा है। तो इसलिए अभी कहाँ जा रहे हैं? थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर की तरफ हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बिकॉज क्योंकि इंडिया के पास एबंडेंट थोरियम रिजर्व्स है, जिसका हम एक्सट्रैक्शन अब अपनी टेक्नोलॉजी के तहत करेंगे, और यूरेनियम का जो इंपोर्ट है वो रोकेंगे, ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि यूरेनियम जो है आपके लिए एक तो इंपोर्ट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि महंगा भी पड़ता है। उसके बाद से बहुत सारी चीजें क्या होती है, अब ऑस्ट्रेलिया से लेना है तो उस पर अमेरिका प्रेशर बनाएगा कि भाई नहीं आप नहीं दो, है ना। तो ये भी एक चीज रहता है। तो इंडिया अब क्या करने वाला है? थोरियम इटसेल्फ ओरिजिनेटेड, थोरियम को खुद ओरिजिनेट करके, मतलब एक तरीके से एक्सट्रैक्ट कर कर कन्वर्ट करेगा यूरेनियम 233 के अंदर, है ना। जिससे क्या होगा? न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूरेनियम 233 के अंदर उसको कन्वर्ट करेगा और फिर उसको यूज करेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे हमारी जो डिपेंडेंस है यूरेनियम के ऊपर वो कम हो जाएगी। तो अब यही बात आएगी कि विच न्यूक्लियर फ्यूल्स इन इंडिया फोकसिंग ऑन फॉर एनर्जी इंडिपेंडेंस। तो इंडिया किस पर एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहा है? तो थोरियम के पास, है ना। थोरियम पे हम फोकस कर रहे हैं। सो आज के पिछले एक हफ्ते का करंट अफेयर्स इतना ही है। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा होगा, और ये पीपीटीज पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम को फॉलो करना पड़ेगा एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि ऐसी वीडियोस आप डेली देख पाओ। और भी बहुत सारी जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड या डिफरेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उनको लेकर हम डिस्कस करते हैं। तो वो सब देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा यूट्यूब। सो दैट्स इट एंड थैंक यू।